हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विप्रो के स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विप्रो की कंपनी जो है ये काम क्या करती है। उसके बाद हम चलेंगे और इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके प्रॉफिट्स की ग्रोथ कैसी है, सेल्स की ग्रोथ कैसी है, वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि टेक्निकली किन लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा सपोर्ट यहां पर बना रहा है। तो कंप्लीट डिटेल्स पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक बार ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं विप्रो की। तो विप्रो शुरू हुई थी 1945 में, जिसके फाउंडर थे मोहम्मद प्रेम जी। अगर आप कंपनी का नाम देखेंगे, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल के नाम से ये कंपनी शुरू की थी। अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म इसकी विप्रो है। तो 1945 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो ये कंपनी मेजरली मैन्युफैक्चरर थी वेजिटेबल और अदर रिफाइंड ऑयल के, नोन एज किसान सनफ्लावर कैमल, महाराष्ट्र में। लेकिन 1966 में जब अजीम प्रेम जी ने कंपनी को टुक ओवर किया एज चेयरमैन, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने शुरू किए और 1982 में ये आईटी कंपनी बनकर एक निकली और आईटी इंडस्ट्री में इस कंपनी ने यहाँ पर कदम रखे। फिर कंपनी ने आईटी इंडस्ट्री में अलग अलग कामों में यहाँ पर शुरुआत की। अब दोस्तों चलते हैं एक बारी और कंपनी के बिजनेसेस वगैरह के बारे में हम समझते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके आईटी बिजनेस के बारे में। अगर आप बात करेंगे, इंडिया की ये 4th लार्जेस्ट ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री है। अब आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले समझना है, आईटी कंपनीज जो होती हैं वो दो तरीके की मेजरली देखी जाती हैं। एक टाइप की कंपनी होती है जो आईटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इंडिया की जो मेजरली कंपनीज देखती हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं जो आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है या सॉफ्टवेयर बनाकर, टेक्नोलॉजी बनाकर काम करती है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे, एडोबी देखेंगे, ऐसी कंपनीज। तो ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं लोगों की जो कंफ्यूजन है इसको लेकर वो यहां पर दूर हो गई होगी। तो 97% जो इसका रेवेन्यू है वो आईटी सर्विस सेगमेंट से ही इसका जनरेट होता है। अगर आप इसमें बात करें कि किस टाइप के सेक्टर को ये अपनी आईटी सर्विस दे रही है, तो मेजरली आप देखेंगे बीएफएसआई सेक्टर में 31% रेवेन्यू है, कंज्यूमर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनको ये अपनी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब काफी सारे लोगों के मन में अभी सवाल आता है कि इतना ज्यादा गिरावट इसकी शेयर में क्यों देखने को मिली। उसका रीजन है इसका रेवेन्यू ब्रेकअप। यहां पर देखिए, अमेरिका से 60% रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप से 26% रेवेन्यू जनरेट होता है। अमेरिका और यूरोप में एक मेजर रिसेशन का खतरा पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। उसके रीजन की वजह से यहां पर इस कंपनी के रेवेन्यू पे इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा माना जाता है। और थोड़ा बहुत जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रोडक्ट अपने बेचकर आईटी सेक्टर से यहां पर जनरेट होता है। और मेजरली अगर आप देखेंगे कंपनी ने पिछले एक टाइम से ग्रोथ कैसे की है, लगातार मर्जर्स करके, एक्विजिशंस करके अलग अलग कंपनीज का, यहां पर इस कंपनी ने अपने टोटल ओवरऑल रेवेन्यूज में ग्रोथ दिखाई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कंपनी ने अलग अलग कंपनीज को, 26 कंपनीज को अपने यहां पर एक्वायर किया है जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको ये कंपनी यहां पर एक्वायर करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ आती है। एक बार अब चलते हैं इसके रीसेंट रेवेन्यूज देखते हैं। तो अगर आप रीसेंट इसके नंबर्स देखेंगे जून क्वार्टर के, तो अच्छा इसका जो ग्रोथ है सेल्स में यहाँ पर देखने को मिली है। 21,000 करोड़ के आसपास की सेल्स यहाँ पर इस कंपनी की हो चुकी है। अगर आप जून 2022 के क्वार्टर की बात करेंगे तो ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप रेवेन्यूज की बात करेंगे, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज यहाँ पर इस कंपनी ने जनरेट किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसके ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गए। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स में लोएस्ट दिख रहे हैं, 18%। उसका रीजन आईटी सेक्टर में एट्रिशन हो रहा है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन कंपनीज का यहाँ पर बहुत सारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय कॉस्ट का परसेंटेज 52% हुआ करता था 2019 में, जो अभी 59% हो चुका है। तो वो एक मेजर सिरदर्दी आईटी सेक्टर के लिए बनी हुई है, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। तो वो एक मेजर रीजन है कि कंपनी का जो प्रॉफिट गिर गया
उसकी वजह से इसके जो शेयर प्राइस है उसमें भी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी डी ग्रोथ देखने को मिली, और अगर आप लास्ट क्वार्टर जून 2021 से कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में एक लंबा गिरावट देखने को मिल रही है और 400 के लेवल पे अभी ये कंपनी यहां पर ट्रेड करती हुई नजर आती है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे आज 10 सालों की सेल्स देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट्स भी यहां पर लगातार इंक्रीज हुए हैं, लेकिन किस रेट पे? 10 सालों का रेट देखेंगे 8% की ग्रोथ सेल्स में दिखती है, 8% की ही ग्रोथ प्रॉफिट में दिखती है। 10 और 5 सालों की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को यहां पर देखते हैं, 3 साल की ग्रोथ यहां पर 10-11% की है, चाहे आप प्रॉफिट और सेल्स की बात करते हैं। तो ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही लो लेवल की ग्रोथ यहां पर 8-10% की ग्रोथ यहां पर कंपनी के शेयर में देखने को मिल रही है, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में यहां पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आईटी सेक्टर में बिकवाली की है, तो उसका असर इस कंपनी के शेयर पे भी आया है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा बहुत यहां पर शेयर्स को परचेज किया है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे पब्लिक के यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के शेयर्स आते जा रहे हैं। आज से 2-2.5 साल पहले 10% के आसपास हुआ करते थे, जो अभी बढ़ के 16% हो चुके हैं। तो धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी से निकल रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के शेयर यहां पर आते जाते हैं, जो कि हमेशा एक बैड साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप ओवरऑल इसके और नंबर्स पे बात करें तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक दिखती है, लेकिन बीइंग एन आईटी सेक्टर कंपनी थोड़ा यहाँ पर आप लोअर लेवल पे मान सकते हैं। एक यहाँ पर डेट पे भी कंपनी की काफी दिक्कत यहाँ पर नजर आती है। डेट अगर आप देखेंगे 17,000 के आसपास अभी हो चुके हैं, 17,000 करोड़ के आसपास, और ये रेयरली देखा जाता है कि आईटी सेक्टर कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेट है। उसका रीजन क्या है कि लगातार एक्विजिशंस ये कंपनी करते हुए आ रही है, जिसका इंपैक्ट यहां पर दिख रहा है कि इसके डेट लगभग डबल हो गए हैं पिछले 3 सालों में। तो वो चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। ओवरऑल अगर आप स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो काफी लो दिख रहा है 19.8, लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जिस भी स्टॉक का जो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो आपको समझना है कि जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, जो कंपनी के आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है, प्रेजेंट ग्रोथ होती है, उसके बेसिस पे ही स्टॉक मार्केट इन कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग रेशियो देती है। तो ओवरऑल हमने देखा है 8-10% की ही ग्रोथ है, इसलिए इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो लेवल्स पे आ चुका है। अगर आप 5 सालों की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की यहाँ पर एवरेज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 18.8 के आसपास ही यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है। तो अगर आप कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी के मीडियन पीई को देखेंगे तो पीई अभी भी हायर लेवल पे दिखता है 19.8। ओवरऑल अगर आप 5 सालों में या फिर इवन अगर आप 10 सालों में देखेंगे तो 16 के आसपास का ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है। तो मार्केट ने बहुत ज्यादा इस कंपनी को प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया है, वो चीज को आपको यहाँ पर समझकर चलना है। तो लोगों को लगता है कि 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत सस्ता है, लेकिन अगर आप कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे, सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो कोई सस्ता यहां पर ये नहीं नजर आता। प्राइस की बात कर लें अगर हम 1 साल के यहां पर प्राइस की बात करेंगे तो आप देखेंगे लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। 700 से गिर के 400 के लेवल्स पे ये शेयर आ चुका है, और यहां पर जो चीज यहां पर दिखती है कि 390 से 400 के बीच में एक बहुत जबरदस्त स्टॉक यहां पर ये अपना होल्ड कर रहा है। तो सपोर्ट लेवल 400 का एक अच्छा इसने यहां पर बनाया है, जो कि कंपनी के लिए यहां पर अगर आप शेयर प्राइस को देखेंगे तो 400 का लेवल सब यहां पर दिख रहा है, जहां पर सारी नेगेटिव न्यूज अमेरिका को लेकर, यूरोप को लेकर, कंपनी की ग्रोथ को लेकर प्राइस्ड इन लगभग करी जा चुकी है। तो 400 के लेवल्स मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल लेवल्स इस कंपनी के लिए रह सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन लगाकर विप्रो में नहीं चलना है, सिर्फ इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर। ओवरऑल कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में ग्रोथ भी ऐसे ही हासिल की है कि वो अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करके अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और आने वाले टाइम में भी वो चीज काफी इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए रहने वाली है। और इसका जो आईटी सेक्टर में कंपटीशन है वो HCL
TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के साथ है तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रखनी है। 8-10% की एक CAGR रिटर्न मुझे लगता है ये कंपनी आपको ग्रो करके दे सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन लेवल से मल्टी बैगर शेयर ये बने वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी EMI बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।